नमस्कार। हम जैसे कि पहले भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने ज्योतिष सीखने संबंधित कई नई नई वीडियो लेके आए थे और आज एक नई वीडियो के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो उसी क्रम में कि ज्योतिष को कैसे सीखा जाए और ज्योतिष की क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है, इस ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे जानें कि अ, क्या गणित है, क्या फलित है, क्या भविष्य है, क्या वर्तमान है। उन सब को जानने के लिए सबसे पहले ज्योतिष के मूलभूत अंगों को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी पंचांग को जानने से। उसमें हमने तिथि और वार के क्रम को हम समझ चुके हैं। आज इसी क्रम में एक नया विषय ज्योतिष से संबंधित हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं, जिसमें एक ऐसा विषय है कि जो बहुत ही प्राचीन है, वैदिक कालीन है और पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ही जिसको मान्यता प्राप्त है। उस विषय का नाम है नक्षत्रमान। तो हम सबसे पहले उस नक्षत्र के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये नक्षत्र क्या चीज़ होते हैं। नक्षत्र से आप समझ सकते हैं कि जिसका क्षरण नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, अपनी जगह से हटता नहीं है, उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। ये आकाश में सबसे ऊपर के लोकों में स्थित है। मतलब सूर्यादि जो नवग्रह हैं उसके भी ऊपर ये नक्षत्र लोक विद्यमान है और इनका क्रम 27 है। ये 27 स्टेप में है। इन्हीं 27 जगहों पर सूर्यादि नवग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु अपनी गति का विश्राम करते हैं, रुकते हैं और इन्हीं के ऊपर चलते हैं। ये पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक व्याप्त होते हैं और गोलाकार स्वरूप में होते हैं। 27 नक्षत्रों में ही सभी ग्रह अपनी गति कम या अधिक करते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के माध्यम से ही कोई कोई ग्रह उच्च का हो जाता है और कोई कोई ग्रह नीच का हो जाता है। इन्हीं नक्षत्रों के माध्यम से सप्तमांश, दशमांश, द्वादशांश, षष्ट्यांश, त्रिंशांश, नवमांश इत्यादि कई प्रकार की गतियाँ और कुंडलियाँ भी बनाई जाती है, जो कि हमें भविष्य जानने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये 27 नक्षत्र पंचांग में आप देखेंगे या किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझाए जा चुके होंगे। आइए हम आपको इसी क्रम में इन 27 नक्षत्रों के नाम बताते हैं, जो कि सूर्यादि नवग्रहों के चलन में सहायक होते हैं। ये प्राचीन काल में इनकी गणना कृतिका नक्षत्र से होती थी, लेकिन वर्तमान काल में हमारे ज्योतिष के जो महान एक बहुत गणितज्ञ हुए हैं, ज्योतिष का जिन्होंने नया प्रतिपादन किया, सिद्धांत को हमको बताया, ऐसे आचार्य वराहमिहिर के समय से ये अश्विनी नक्षत्र से ही प्रारंभ होता है और आज भी उसी क्रम में रेवती पर्यंत ये नक्षत्र गणना में आते हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र है। इसमें से 28वां नक्षत्र जो अभिजित है वो 2 नक्षत्रों के मान से 19 घड़ी का बनता है, तो उसकी अलग से गणना नहीं की जाती है, इसलिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्र बोले जाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा भी होगा कि बच्चों के नामकरण में भी पूछा जाता है कि अरे महाराज ये कौन से नक्षत्र में पैदा हो गया, तो इन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से बच्चे का नामकरण भी किया जाता है। एक एक नक्षत्र में 4-4 अक्षर होते हैं और एक राशि में 9 अक्षर होते हैं। तो 2 नक्षत्र संपूर्ण और एक नक्षत्र का एक चरण लेकर एक राशि का निर्माण होता है। इन्हीं 9 अक्षरों के ऊपर एक मेष राशि, फिर दूसरी वृष राशि, ऐसे ही मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि राशियां बनती है। तो इन एक एक नक्षत्र के जो 4-4 चरण हैं वो भी मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ, जिससे आपको ये जानकारी होगी कि 27 नक्षत्रों में कैसे नाम रखा जाता है और कैसे नामकरण किया जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक हम उन 4-4 चरणों को सुनते हैं एवं समझने का प्रयास करते हैं। चूचे चोला अश्विनी, लीलू लेलो भरणी, अ ई उ ए कृतिका, ओवा वीवु रोहिणी, वेवो काकी मृगसर, ऊ घ ढ छ आर्द्रा, केको ह ही पुनर्वसु, हु हे होड़ा पुष्य, डीडू डेडो आश्लेषा, मामी मुमे मघा, मोटा टेटू पूर्वा फाल्गुनी, मोटा टेटू पूर्वा फाल्गुनी, टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी, पूष नट हस्त,
पेपो रारी चित्रा रूरे रोता स्वाति तीतु तेतो विशाखा ननी नूने अनुराधा नो या यीयु ज्येष्ठा येयो भभी मूल बूधा फाड़ा पूर्वा साढ़ा भेभो जाजी उतरा साढ़ा जूजे जोखा अभिजित ठीकू खेको श्रवण गागी गूगे धनिष्ठा गोसा सीसु सतभिसा शेषो दादी पूर्वा भाद्रपद दूध झय उत्तरा भाद्रपद देदो चाची रेवती। ये एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण हैं। तो 27 नक्षत्रों में 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 पूरे वर्णमाला में अक्षर बन जाते हैं। इन्हीं 108 अक्षरों के ऊपर जिस जातक का जन्म हुआ है, जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ है, इन्हीं अक्षरों के ऊपर उन बालक या बालिकाओं के नाम होते हैं। इन्हीं नक्षत्रों से पाए का विचार भी किया जाता है कि कौन सा जातक सोने के पाए हैं, कौन सा चांदी के पाए हैं, कौन तांबे के पाए हैं और कौन लोहे के पाए हैं। तो इन 108 जो चरण हैं, इन्हीं से आप देखते होंगे कि जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं, घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, युवा लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु लोग हैं, एक माला फेरते हैं। वो माला भी 108 मणियों की होती है। वो इन 27 नक्षत्रों के एक एक चरण के ऊपर ही बनी होती है। इसलिए एक माला में 108 पूरे मन के होते हैं और अंत में एक सुमेरु होता है जो उस माला की पूर्ति का संकेत करता है। तो ये जो नक्षत्र हैं, यही हमारे समस्त ज्योतिष शास्त्र में सूर्यादि नवग्रहों के ठहरने के, चलने के और रुकने के स्थान हैं। इन नक्षत्रों को याद करने के उपरांत, इनके चरणों को याद करने के उपरांत ही ज्योतिष में आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए पहले 27 नक्षत्र और उसके 4-4 चरण 108 अक्षरों को याद कर लेना चाहिए, जिससे राशि का ज्ञान भी होगा और नक्षत्रों की चलन का भी हमें ज्ञान होगा कि कैसे नक्षत्र बालक के ऊपर नामकरण कर सकते हैं, बालिका का नामकरण कर सकते हैं, और कैसे ये सूर्यादि नवग्रह इनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, उच्च के और नीच के होते हैं। इसीलिए 27 नक्षत्रों को 108 अक्षरों के साथ याद करना सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार।